Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon to all of you. Guys, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस बिल्डिंग प्रोसेस क्या की वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस बेसिकली कैसे वर्क करता है, ये हमारा इसमें कैसे दोनों मेटल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस बिल्डिंग है इसमें हमें क्या इक्विपमेंट्स क्या क्या इसमें क्या इक्विपमेंट्स है, इसके क्या मतलब कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें यूज किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं इसमें इंडेंसर जो कि हम जिससे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो वर्कपीस है जिस जगह से हमें ज्वाइन करना है, जिस पर्टिकुलर जगह पर हम उसको वर्कपीस को ज्वाइन करेंगे उस जगह पर हम उस पर किस प्रकार किस इंडेंसर के थ्रू उसमें प्रेशर लगाएं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक वेल्डिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम प्रेशर रिलीज करेंगे। इसीलिए हमें इंडेंसर और वर्कपीस और जिस मेटल्स को हमें ज्वाइन करना है उस चीज़ की हमें आवश्यकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि रेजिस्टेंस बिल्डिंग बेसिकली काम कैसे करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस बिल्डिंग इज द ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड पासिंग करंट ऑन दिस लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा इसमें हम इग्निशन के थ्रू इसमें हम प्रेशर अप्लाई करेंगे जिस जगह पर हमें वर्कपीस को ज्वाइन करना है। तो बेसिकली ये हमारा डायग्राम है जिसके अंदर दो वर्कपीस दिया हुआ है, पहले वर्कपीस हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। इन दोनों स्टील्स को हमें आपस में क्या करना है, वेल्ड करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा ये इंडेक्शन को शो करता है, मीन्स कि ये हमारा क्या करता है, प्रेशर अप्लाई, प्रेशर यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं और यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारा जो वर्कपीस होता है वो उसमें करंट पास कराते हैं जिस जहाँ पे हमें ज्वाइन करना है, मीन्स कि इस पूरे वर्कपीस में हमें करंट का फ्लो कराना है। मीन्स कि करंट हमारे यहाँ पर फ्लो होगा, तब उसमें हम फिर इंडक्शन के थ्रू इसमें हम प्रेशर लगाएंगे, फिर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इंडक्शन के थ्रू, फिर हमारा जिस जगह पे ज्वाइन करना है तो करंट की वैल्यू उस जगह पे क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है और करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। और एक परमानेंट जो लेंथ ऑफ टाइम है इसमें जिस मेटल्स को हमें ज्वाइन करना है उसके अकॉर्डिंग जितना टाइम इसमें लग रहा है वो उस टाइम के मतलब कि उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे उस वर्कपीस को हम यहाँ पे दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो हमारा उस जगह पे जो करंट की वैल्यू क्या होगी वो इंक्रीज होगी और रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस क्रिएट होगा मीन्स की रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे वैल्यू क्या होगी वो कम हो जाएगी और करंट का मान यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिस वजह से हमारा उस जगह पे जो वर्कपीस होता है, मेटल्स होते हैं वो प्लास्टिक फॉर्म में आ जाते हैं। मीन्स की प्लास्टिक फॉर्म में आएंगे, मीन्स की वो पिघलने से मीन्स की मोल्टेन मेटल में आने से पहले हल्का सा फ्लेक्सिबल होगा, मीन्स की प्लास्टिक फॉर्म में। फिर हम क्या करते हैं, इंडक्शन के थ्रू उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसको हम ज्वाइन कर देते हैं आपस में। तो गाइस यहाँ पर हमने बताया गया कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड पासिंग करंट फॉर लेंथ ऑफ टाइम। हमने बताया ना कि इसमें हमारा जो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो वर्कपीस होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे साथ ही साथ जहाँ पे हमें वेल्ड करना है वहाँ हम करंट को सप्लाई भी देंगे। करंट की सप्लाई देंगे तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं जिस वजह से हमारा जो यहाँ पे जो वर्कपीस होगा वो हल्का सा प्लास्टिक फॉर्म में आएगा। प्लास्टिक फॉर्म में आएगा फिर हम उसको क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके उसको ज्वाइन कर देते हैं उस जगह पे। तो हमने यहाँ पे बताया रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द प्रोसेस ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड पासिंग करंट फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम थ्रू इन मेटल्स। मीन्स कि जिस मेटल्स को हमें ज्वाइन करना है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, करंट को पास कराते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमें वर्कपीस को वेल्ड करना है। फिर हम देखते हैं कि इसमें प्रेशर भी अप्लाई करते हैं साथ ही साथ। इस वजह से क्या होता है, बेसिकली ये जो पूरा वर्किंग है इसका हमारा वो ओम्स लॉ के अपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे कि हमने बताया कि ओम्स लॉ यहाँ पर हमने बताया कि इट इज बेसिकली वर्क ऑन दी ओम्स लॉ। तो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हमारा होता है इक्वल टू IR। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो हमारा जो इसमें जो हीट क्रिएट होता है कब, जब यहाँ पे करंट पास कराते हैं। मीन्स ये हमारा करंट डायग्राम है, इस पर हमने क्या किया, करंट का फ्लो करा है। अब हमें मान लो कि हमारा ये इस जगह पे वर्कपीस को क्या करना है, वेल्ड करना है, ज्वाइन करना है। तो इसमें हमने क्या किया, करंट का फ्लो करा है, करंट फ्लो रहा है तो करंट इस पूरे में पूरे वर्कपीस में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। फिर हमने क्या किया, हमें ये करना है कि यहाँ पे ज्वाइन करना है इस जगह पे मेटल्स को, जो भी सीट है जो भी वर्कपीस है उसको हमें ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडक्शन के थ्रू इसका प्रेशर भी अप्लाई करेंगे,
अकॉर्डिंग टू टाइम, जितना टाइम लगेगा उसको पिघलाने में, मीन्स उसको प्लास्टिक फॉर्म में लाने में, उतने समय तक इसमें क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। फिर हम क्या होगा कि यहाँ पे जो वर्कपीस होगा वो प्लास्टिक फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी आई, करंट का फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे। तो हमने बताया कि ओम्स लॉ, तो हमारा जो V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V हमारा क्या है, वोल्टेज है, I हमारा करंट है, और R क्या है, कैपिटल R हमारा रेजिस्टेंस है। फिर आप देखते हैं यहाँ पे हीट क्रिएट हो जाएगी, हीट क्रिएट होगी मीन्स की इस जगह पर जहाँ पे हमें करंट करना है, H हीट मीन्स की उष्मा, मीन्स की जैसे हमने करंट फ्लो करा है उस जगह पे पूरे वर्कपीस में हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होने लगा। फिर हमने क्या किया, इंडेंसर के थ्रू जहाँ पे हमारा इंडेंसर, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जिस जगह में ज्वाइन करना है उसी जगह में वहाँ पे इंडेंसर के थ्रू प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हमें वेल्ड करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो करंट की वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है और रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। मीन्स की रेजिस्टेंस क्रिएट हो, ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है, और करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर जिस वजह से हमारा जो वर्कपीस होता है वो हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा वर्कपीस होगा वो प्लास्टिक फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, उसको दाब देके प्रेशर देके उसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं जगह से। तो बेसिकली हमने बताया जो ये पूरा फंडा हमारा है वो बेसिकली काम करता है जो जितने भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, मीन्स कि इसके जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग के बाद हमारा आता है सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग के बाद आता है हमारा परक्यूजन वेल्डिंग, फिर आता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, उसके बाद फिर आता है हमारा बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग में हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्टली हमारा होता है कि फ्लैश बट वेल्डिंग एंड सेकंड अपसेट बट वेल्डिंग। तो इन सारे पूरे प्रोसेस में हमें जो भी वेल्डिंग होती है, मीन्स कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई ना तो इसमें अलग अनदर मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ना तो इसमें इलेक्ट्रोड के रिक्वायरमेंट होगी, ना ही आर की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें ना तो हम इसमें आर इनिशिएशन ना तो आर की क्रिएट करने की आवश्यकता है। इसमें हमारा इसमें जो भी वर्कपीस ज्वाइंट होंगे वो हमारे प्रेशर अप्लाई करने से और करंट को पास कराने से हमारा ही उस वर्कपीस में, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्कपीस में हमारा हीट क्रिएट होगा। उस हीट क्रिएट होने की वजह से हमारा जो वर्कपीस होगा वो प्लास्टिक फॉर्म में आएगा। फिर हम क्या करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करके उस वर्कपीस को ज्वाइन कर देते हैं। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है कि इसमें हमारा एक पर्टिकुलर एक इंडेंसर यूज किया गया है जिसके थ्रू हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज, अगर हम पर्टिकुलर एक अलग अलग उसको जैसे से हमने मॉडिफाई किया तो हमारे एक अलग अलग पर्टिकुलर हर एक के लिए मतलब एक एक मशीन, जैसे कि हमने बताया कि स्पॉट वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग में तो नुकीले पॉइंटेड इलेक्ट्रोड की यूज आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने बताया कि जो पॉइंटेड इलेक्ट्रोड उसके हैं उसकी वजह से उसमें क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। एक हमारा उसमें मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है और एक हमारा स्टेशनरी इलेक्ट्रोड होता है, उस वजह से हम उसमें क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। उससे पावर सोर्स हमने आके करंट फ्लो करके आया उस पॉइंटेड इलेक्ट्रोड तक। फिर हमने एक इलेक्ट्रोड जो हमारा फिक्स है, दूसरा हमारा मूवेबल है, उसमें एक स्प्रिंग होते हैं, पैडल होती है, उसको जो हम उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं। फिर हमारा जो वर्कपीस होता है उस वर्कपीस पर प्रॉपर्ली जिस जगह पे ज्वाइन करना है वहाँ पे हमारा हीट क्रिएट होता है। जब हीट क्रिएट होती है इसकी हीट की वैल्यू, जैसे हमें इसकी हीट की बात आती है तो हमें पता तुरंत हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की बात हो रही है, मीन्स की वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, जिस जगह पर ज्वाइन करना है उस जगह पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और जो भी टाइम लगेगा हमारा उसके साथ साथ टाइम भी होगा। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ सॉरी जो हमारा इसका जो रिलेशन है इसके बीच हीट का वो आई स्क्वायर, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड हमारा जो टाइम है। मीन्स की हमारा जो हीट का जो रिलेशन आ रहा है इट्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई करंट, हमारा जो आई स्क्वायर है वो उसका रेजिस्टेंस हमारा आर हो जाएगा और टी, दोनों इन तीनों का जो रिलेशन हमारा निकल के आएगा वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के नियम से। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहलाएगा कि V इक्वल टू आई आर, उस वजह से हमारा जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आएगा इस जगह पे, तो हमारा वहाँ पे वर्कपीस क्या होगा, प्लास्टिक फॉर्म में आएगा। फिर प्लास्टिक फॉर्म में आने से ही हमारा वर्कपीस क्या होगा, उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा वर्कपीस क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। तो हमने बात की कि हमारा इसमें बेनिफिट्स ये भी है कि इसमें कोई भी अनदर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, जैसे कि ना तो इसमें फिलर मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ना तो इसमें फिलर मटेरियल्स की होगी और ना ही इलेक्ट्रोड्स की होगी और ना ही इसमें आगे स्पेसिफिक
ना तो रिक्वायरमेंट इसमें आर्क रजिस्ट्रेशन की होगी। मीन्स कि इसमें वेल्डिंग पूल क्रिएट ही नहीं होगा। इसमें हमारा वेल्डिंग पूल क्रिएट होने से पहले वर्कपीस हमारा क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। मीन्स कि प्लास्टिक फॉर्म में आएगा और उसके बाद हमारा वर्कपीस क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। इस विद द हेल्प ऑफ दिस वेल्डिंग प्रोसेस ज्वाइनिंग दी टू शीट्स, हमने बताया कि वाटरप्रूफ टैंक बनाने के लिए भी हम इस प्रकार के वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। गैस प्रूफ टैंक का वाटरप्रूफ टैंक है और एयर टाइट टैंक, एयर प्रूफ टैंक है, ये सारी चीजें हम इसमें से वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस की है कि इसमें स्पॉट वेल्डिंग होता है, पोजीशन वेल्डिंग होता है, सीम वेल्डिंग होता है, परक्यूजन वेल्डिंग होती है, बट वेल्डिंग होती है। बट वेल्डिंग हमारी दो प्रकार की होती है, फ्लैश बट वेल्डिंग और ऑफसेट बट वेल्डिंग होती है। तो ये था हमारा जो भी इसके अंदर जो भी वेल्डिंग आती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर बात आती है तो मीन्स कि हमें इसमें वेल्ड पूल क्रिएट नहीं होगा, ना तो इसमें किसी प्रकार का कोई फिलर रॉड और ना ही इलेक्ट्रोड की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, जो कि हमने बताया कैसे वर्किंग करता है और हमने बताया कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने बता दिया। एडवांटेज भी हमने बता दिया। एडवांटेज इसका यही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई अनदर मटेरियल्स की या फिर फिलर रॉड या फिर इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने बताई कि इसके एप्लीकेशन पे हमने बता दिया कि इससे हम एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ और गैस प्रूफ टैंक बनाने के लिए भी हम इस प्रकार की वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि एक जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग है, उसके बाद उसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, सीम वेल्डिंग है उसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। इलेक्ट्रोड मीन्स कि ना तो वो हमने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है मीन्स कि इलेक्ट्रोड हमारा वो फिल मेल्टिंग पॉइंट में आएगा, पिघल के उससे वो फिलर मटेरियल्स का काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इलेक्ट्रोड की बात हो रही है मीन्स कि जिससे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे टेंशन लगाया है, टेंशन से हमारा यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करता है। ना तो इसमें इलेक्ट्रोड ना तो किसी फिलर मटेरियल का काम करता है और ना ही वर्कपीस इसमें मेल्टिंग पॉइंट में आता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस का। ओके, तो आगे हम डिस्कस करेंगे हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। हमने बेसिक चीजें बताई थी कि इसमें क्लासिफिकेशन कौन कौन से, तो क्लासिफिकेशन भी आप इसमें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने बताया था कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग को डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि स्पॉट वेल्डिंग के बाद हमारा आता है पोजीशन वेल्डिंग के बाद सीम वेल्डिंग के बाद परक्यूजन वेल्डिंग के बाद हमारा आता है बट वेल्डिंग भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है फ्लैश बट वेल्डिंग, दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट बट वेल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो प्रोसेस था वो हमने बता दिया, कैसे वर्किंग करता है वो भी हमने बता दिया, इसका एडवांटेज भी हमने डिस्कस कर दिया, इसके एप्लीकेशन भी हमने डिस्कस कर दिए और इसके साथ साथ हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने बता दिया। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू।